हेलो दोस्तों, आज हम लोग राम शरण शर्मा का चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। 2 चैप्टर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आप लोग पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं, उसके बाद इसको देखें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे स्रोतों के प्रकार और इतिहास का निर्माण। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है भौतिक अवशेष। प्राचीन भारत के निवासियों ने अपने पीछे अनगिनत भौतिक अवशेष छोड़े हैं। दक्षिण भारत में पत्थर के मंदिर और पूर्वी भारत में ईंटों के विहार आज भी धरातल पर देखने को मिलते हैं और उस युग का स्मरण कराते हैं जब देश में भारी संख्या में भवनों का निर्माण हुआ। परंतु इन भवनों के अधिकांश अवशेष सारे देश में बिखरे अनेकानेक टीलों के नीचे दबे हुए हैं। टीला धरती की सतह के उस उभरे हुए भाग को कहते हैं जिसके नीचे पुरानी बस्तियों के अवशेष रहते हैं। टीला धरती की सतह से उस उभरे हुए भाग को कहते हैं जिसके नीचे पुरानी बस्तियों के अवशेष रहते हैं। यह कई प्रकार का हो सकता है: एकल सांस्कृतिक, मुख्य सांस्कृतिक और बहुसांस्कृतिक। एकल सांस्कृतिक टीलों में सर्वत्र एक ही संस्कृति दिखाई देती है। कुछ टीले केवल चित्रित धूसर मृतभांड अर्थात पेंटेड ग्रे वेयर (पीजीडब्ल्यू) संस्कृति के द्योतक हैं। कुछ सातवाहन संस्कृति के और कुछ कुषाण संस्कृति के। मुख्य सांस्कृतिक टीलों में एक संस्कृति की प्रधानता रहती है और अन्य संस्कृतियां जो पूर्व काल की भी हो सकती है और उत्तर काल की भी विशेष महत्व की नहीं होती। बहुसांस्कृतिक क्या होता है? बहुसांस्कृतिक टीलों में उत्तरोत्तर अनेक संस्कृतियां पाई जाती हैं जो कभी कभी एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं। रामायण और महाभारत की भांति खोदे गए टीले का उपयोग हम संस्कृति के भौतिक और अन्य पक्षों के क्रमिक स्तरों को उजागर करने के लिए कर सकते हैं। टीले की खुदाई दो तरह से की जा सकती है: अनुलंब और क्षैतिज। अनुलंब उत्खनन का अर्थ है सीधी खड़ी लंबवत खुदाई करना। अनुलंब उत्खनन का अर्थ है सीधी खड़ी लंबवत खुदाई करना, जिससे कि विभिन्न संस्कृतियों का काल क्रमिक तांता उद्घाटित हो। यह सामान्यतः स्थल के कुछ भाग में ही सीमित रहता है। क्षैतिज क्षैतिज उत्खनन का अर्थ है सारे टीले की या बृहत भाग की खुदाई करना। इस तरह की खुदाई से हम उस स्थल की काल विशेष की संस्कृति का पूर्ण आभास पा सकते हैं। अधिकांश स्थलों की अनुलंब खुदाई होने के कारण उनसे हमें भौतिक संस्कृति का अच्छा खासा कालानुक्रमिक सिलसिला मिल जाता है। क्षैतिज खुदाइयां खर्चीली होने के कारण बहुत कम की गई है। फलस्वरूप उत्खननों से प्राचीन भारतीय इतिहास की अनेक अवस्थाओं के भौतिक जीवन का पूर्ण और समग्र चित्र नहीं मिल पाता। जिन टीलों का उत्खनन हुआ है उनके भी पुरावशेष विभिन्न अनुपातों में ही सुरक्षित हैं। सूखी जलवायु के कारण पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिमोत्तर भारत के पुरावशेष अधिक सुरक्षित बने रहे, परंतु मध्य गंगा के मैदान और डेल्टाई क्षेत्रों की नम और आर्द्र जलवायु में लोहे के औजार भी संक्षारित हो जाते हैं और कच्ची मिट्टी से बने भवनों के अवशेष को खोजना कठिन होता है। नम और जलोढ़ क्षेत्रों में तो पक्की ईंटों और पत्थर के भवनों के काल में आकार आकर ही हमें उत्कृष्ट और प्रचुर अवशेष मिल पाते हैं। नम और जलोढ़ क्षेत्रों में तो पक्की ईंटों और पत्थर के भवनों के काल में आकर ही हमें उत्कृष्ट और प्रचुर अवशेष मिल जाते हैं। पश्चिमोत्तर भारत में हुए उत्खननों से ऐसे नगरों का पता चलता है जिनकी स्थापना लगभग 2500 ईस्वी पूर्व में हुई थी। इसी प्रकार उत्खननों से हमें गंगा की घाटी में विकसित भौतिक संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। इसे पता चलता है कि उस समय के लोग जिस प्रकार की बस्तियों में रहते थे उनका ढांचा कैसा था, वे किस प्रकार के मृदभांड उपयोग में लाते थे, किस प्रकार के घरों में रहते थे, भोजन में किन अनाजों का इस्तेमाल करते थे और किस प्रकार के औजारों या हथियारों का उपयोग करते थे।
दक्षिण भारत के कुछ लोग मृत व्यक्ति के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि चीजें भी कब्र में गाड़ते थे और इसके ऊपर एक गहरे बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दिए जाते थे। ऐसे स्मारकों को महापाषाण या मेगालिथ कहते थे। क्या होता था कि दक्षिण भारत भारत के कुछ लोग मृत व्यक्ति के शव के साथ औजार या हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि चीजें भी कब्र में गाड़ते थे और ऊपर के एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दिए जाते थे। ऐसे स्मारकों को क्या कहा जाता था? महापाषाण या मेगालिथ कहते थे। हालांकि सभी महापाषाण इस श्रेणी में नहीं आते। इनकी खुदाई करने से हमें जानकारी मिली है कि लौह युग की शुरुआत होने पर दक्कन के लोग किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते थे। जिस विज्ञान के आधार पर पुराने टिलों का क्रमिक स्तरों से विधिवत उत्खनन किया जाता है और प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, उसे पुरातत्व या आर्कियोलॉजी कहते हैं। उत्खनन और अन्वेषण के फलस्वरूप प्राप्त भौतिक अवशेषों का विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है। रेडियो कार्बन काल निर्धारण की विधि से यह पता लगाया जाता है कि वे किस काल के हैं। रेडियो कार्बन या कार्बन 14 कार्बन का रेडियोधर्मी रेडियो एक्टिव समस्थानिक या आइसोटोप है जो सभी प्राणवन वस्तुओं में विद्यमान होता है। सभी रेडियो धर्मी पदार्थों की तरह इसका एक निश्चित या समान गति से क्षय होता है। जब कोई वस्तु जीवित रहती है तो C14 के क्षय की प्रक्रिया के साथ हवा और भोजन की खुराक से उस वस्तु में C14 का समन्वय भी होता रहता है, परंतु जब वस्तु निष्प्राण हो जाती है तब इसमें विद्यमान C14 के क्षय की प्रक्रिया समान गति से जारी रहती है, लेकिन यह हवा और भोजन से C14 लेना बंद कर देती है। किसी प्राचीन वस्तु में विद्यमान C14 में आई कमी को माफ कर उसके समय का निर्धारण किया जा सकता है। यह इसलिए संभव है क्योंकि C14 का क्षय एक निश्चित गति से होता है। जैसा पहले बताया जा चुका है, यह ज्ञात है कि C14 का आधा जीवन 5568 5000 या 5568 वर्षों का होता है। रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन वह काल समय होता है जिसमें उस वस्तु की आधी रेडियोधर्मी धारिता लुप्त हो जाती है। इस प्रकार अगर कोई वस्तु 5568 वर्ष पहले निष्प्राण हो गई तो उसकी C14 धारिता उस समय की तुलना में आधी रह जाएगी जब वह जीवित थी, और अगर वह 11136 वर्ष पहले निष्प्राण हुई तो उसके C14 की धारिता उस समय की तुलना में चौथाई रह जाएगी जब वह जीवित थी। स्रोतों के प्रकार और इतिहास का निर्माण। पौधों के अवशेष का परीक्षण कर विशेषतः पराग के विश्लेषण द्वारा जलवायु और वनस्पति का इतिहास जाना जाता है। इस आधार पर यह कहा जाता है कि राजस्थान और कश्मीर में कृषि का प्रचलन लगभग 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व में भी था। धातु की शिल्प वस्तुओं की प्रकृति और घटकों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है और उसके परिणाम से यह पता चलता है कि वे जगहें कहाँ हैं जहाँ से ये धातुएं प्राप्त की गई है, और इनसे धातु विज्ञान के विकास की अवस्थाओं का पता लगाया जाता है। पशुओं की हड्डियों का परीक्षण कर उनकी पहचान की जाती है और उनके पालतू होने तथा तरह तरह के काम में लाने का पता लगाया जाता है। अब पढ़ते हैं सिक्के।
अनेक सिक्के और अभिलेख धरातल पर भी मिले हैं, पर इनमें से अधिकांश जमीन को खोदकर निकाले गए हैं। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या इसे न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। आजकल की तरह प्राचीन भारत में कागज की मुद्रा का प्रचलन नहीं था, पर धातु धन या धातु मुद्रा, जिसे सिक्का कहा जाता था, चलता था। पुराने सिक्के तांबे, चांदी, सोने और शीशे के बनते थे। पकाई गई मिट्टी के बने सिक्कों के सांचे बड़ी संख्या में मिले हैं। इनमें से अधिकांश सांचे कुषाण काल के अर्थात ईसा की आरंभिक 3 सदियों के हैं। गुप्तोत्तर काल में ये सांचे लगभग लुप्त हो गए। प्राचीन काल में आज जैसी बैंकिंग प्रणाली नहीं थी, इसलिए लोग अपना पैसा मिट्टी और कांसे के बर्तनों में बड़ी हिफाजत से जमा रखते, ताकि मुसीबत के दिनों में उस बहुमूल्य निधि का उपयोग कर सके। ऐसी अनेक निधियां, जिनमें न केवल भारतीय सिक्के हैं, बल्कि रोमन साम्राज्य जैसी विदेशी टकसालों में ढाले गए सिक्के भी हैं, देश के अनेक भागों में मिली हैं। ये निधियां अधिकतर कलकत्ता, पटना, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, मुंबई और मद्रास की संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। बहुत से भारतीय सिक्के नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संग्रहालयों में भी देखने को मिलते हैं। चूंकि ब्रिटेन ने भारत पर लंबे अरसे तक शासन किया, इसलिए ब्रिटिश अधिकारी भी अपने निजी तथा सार्वजनिक संग्रहालयों में बहुत सारे भारतीय सिक्के ले गए। प्रमुख राजवंशों के सिक्कों की सूचियां तैयार कर प्रकाशित की गई है। कलकत्ता के इंडियन म्यूजियम, लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम आदि के सिक्कों की ऐसी सूचियां उपलब्ध है, परंतु बहुत सारे सिक्कों की सूचियां बनाना और प्रकाशित करना अब भी बाकी है। हमारे आरंभिक सिक्कों पर तो कुछ एक प्रतीक मिलते हैं, पर बाद के सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम तथा तिथियां भी उल्लिखित मिलती है। इन सिक्कों के उपलब्धि स्थानों से यह ज्ञात होता है कि इलाके में इन सिक्कों का प्रचलन था। इस प्रकार प्राप्त सिक्कों के आधार पर कई राजवंशों के इतिहास का पुनर्निर्माण संभव हुआ है। विशेषतः उन हिंद यवन शासकों के इतिहास का जो उत्तरी अफगानिस्तान से भारत पहुंचे और जिन्होंने ईसा पूर्व दूसरी और पहली सदियों में यहाँ शासन किया। चूंकि सिक्कों का काम दान दक्षिणा, खरीद बिक्री और वेतन मजदूरी के भुगतान में पड़ता था, इसलिए सिक्कों से आर्थिक इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। राजाओं से अनुमति लेकर व्यापारियों और स्वर्णकारों की श्रेणियां, व्यापारिक संघ ने भी अपनी कुछ सिक्के चलाए थे। इससे शिल्पकारी और व्यापार की उन्नतावस्था सूचित होती है। सिक्कों के सहारे बड़ी मात्रा में लेन देन संभव हुआ और व्यापार को बढ़ावा मिला। सबसे अधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में मिले हैं, जो विशेषतः शीशे, पोटीन, तांबे, कांसे, चांदी और सोने के हैं। गुप्त शासकों ने सोने के सिक्के सबसे अधिक जारी किए। इन सबसे पता चलता है कि व्यापार वाणिज्य विशेषतः मौर्योत्तर काल में और गुप्त काल के अधिक भाग में खूब ही बढ़ा। इसके विपरीत गुप्तोत्तर काल के बहुत कम सिक्के मिले हैं, जिससे यह प्रकट होता है कि उन दिनों व्यापार वाणिज्य शिथिल हो गया था। सिक्कों पर राजवंशों और देवताओं के चित्र, धार्मिक प्रतीक और लेख भी अंकित रहते हैं, और ये सभी तत्कालीन कला और धर्म पर प्रकाश डालते हैं। अगला पढ़ेंगे अभिलेख। सिक्कों से भी कहीं अधिक महत्व के हैं अभिलेख। इनके अध्ययन को पुरालेखा शास्त्र या एपिग्राफी कहते हैं। एपिग्राफी और इनकी तथा दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र या पैलियोग्राफी कहते हैं। अभिलेख मुहरों, प्रस्तर स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं तथा मंदिर की दीवारों और ईंटों या मूर्तियों पर भी।
समग्र देश में आरंभिक अभिलेख पत्थरों पर खुदे मिलते हैं, किंतु ईसा के आरंभिक शतकों में इस काम में ताम्र पत्थरों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। तथापि पत्थर पर अभिलेख खोदने की परिपाटी दक्षिण भारत में भारी मात्रा में जारी रही। दक्षिण भारत में मंदिरों के दीवारों पर भी अस्थायी स्मारकों के रूप में भारी संख्या में अभिलेख खोदे गए। सिक्कों की तरह अभिलेख भी देश के विभिन्न संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर में मुख्य पुरालेख शास्त्री के कार्यालय में संग्रहित है। आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं और ये ईसवी पूर्व तीसरी सदी के हैं। अभिलेखों में संस्कृत भाषा ईसा की दूसरी सदी से मिलने लगती है और चौथी पांचवी सदी में इसकी सर्वत्र व्यापक प्रयोग होने लगा। तब भी प्राकृत का प्रयोग समाप्त नहीं हुआ। अभिलेखों में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग 9वीं-10वीं सदी से होने लगा। मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कॉर्पस इनस्क्रिप्शनम इंडिकेरम नामक ग्रंथमाला में संकलित करके प्रकाशित किए गए हैं। गुप्त काल का जो अधिकांश अभिलेख है वो कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम नामक ग्रंथमाला में संकलित करके प्रकाशित किए गए हैं। परंतु गुप्तोत्तर काल के अभिलेख अभी तक इस प्रकार सुव्यवस्थित रूप से संकलित नहीं हुए हैं। दक्षिण भारत के अभिलेखों की स्थान क्रमिक सूचियां प्रकाशित हुई हैं। फिर भी 50,000 से भी अधिक अभिलेख, जिनमें अधिकांश दक्षिण भारत के हैं, प्रकाशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। ये संभवतः ऐसी किसी भाव चित्रात्मक लिपि में लिखे गए हैं। इससे विचारों और वस्तुओं को चित्रों के रूप में व्यक्त किया जाता था। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। अशोक के जो शिलालेख प्राप्त हुए वह ब्राह्मी लिपि में है। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। उनके कुछ शिलालेख खरोष्ठी लिपि में भी है, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। लेकिन पश्चिमोत्तर भाग के अलावा भारत में भिन्न प्रदेशों में ब्राह्मी लिपि का ही प्रचार रहा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अशोक के शिलालेखों में यूनानी और अरमाइक लिपियों का भी प्रयोग हुआ है। गुप्त काल के अंत तक देश की प्रमुख लिपि ब्राह्मी ही रही। यदि ब्राह्मी और इसकी विभिन्न शैलियों का भली भांति ज्ञान हो जाए तो कोई भी पुरालेखविद ईसा की 8वीं सदी तक के अधिकांश पुरालेखों को पढ़ सकता है। परंतु इसके बाद इस लिपि को प्रादेशिक शैलियों में भारी अंतर आ गया और इन्हें अलग अलग नाम दे दिए गए। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर मिलते हैं। ये लगभग 2500 ईस्वी पूर्व के हैं। इनका पढ़ना अब तक संभव नहीं हुआ है। सबसे पुराने अभिलेख जो पढ़े जा चुके हैं वे हैं ईसा पूर्व तीसरी सदी के अशोक के शिलालेख। 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 स्तंभलेख मिले थे, एक मेरठ में और दूसरा हरियाणा के टोपरा नामक स्थान में। उसने इन्हें दिल्ली मंगवाया और अपने राज्य के पंडितों से पढ़वाने का प्रयास किया, पर कोई भी पंडित पढ़ नहीं पाया। 18वीं सदी के अंतिम चरण में अंग्रेजों ने इन्हें पढ़ने की कोशिश की, तो उन्हें भी इसी कठिनाई का सामना करना पड़ा। इन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 में सफलता मिली जेम्स प्रिंसेप को, जो उस समय बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में ऊंचे पद पर थे। अभिलेखों के अनेक प्रकार हैं। कुछ अभिलेखों में अधिकारियों और जनता के लिए जारी किए गए सामाजिक, धार्मिक और प्रशासनिक राज्यादेशों और निर्णयों की सूचनाएं रहती है।
अशोक के शिलालेख इसी कोटि के हैं। दूसरी कोटि में वे अनुष्ठानिक अभिलेख आते हैं जिन्हें बौद्ध, जैन, वैष्णव, शैव आदि संप्रदायों के अनुयायियों ने भक्तिभाव से स्थापित स्तंभों, प्रस्तर फलकों, मंदिरों और प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण करवाया है। तीसरी कोटि में वे प्रशस्तियां आती हैं जिनमें राजाओं और विजेताओं के गुणों और कृतियों का बखान तो रहता है, पर उनकी पराजयों और कमजोरियों का भी जिक्र नहीं होता। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्ती इस कोटि का उदाहरण है। इन सभी के अलावा बहुत सारे ऐसे दान पत्र मिलते हैं जिनमें न केवल राजाओं और राजपुत्रों द्वारा बल्कि शिल्पियों और व्यापारियों द्वारा भी मुख्य धर्मार्थ, पैसा, मवेशी, भूमि आदि के दान अभिलिखित हैं। मुख्यतः राजाओं और सामंतों द्वारा किए गए भूमि दान के अभिलेख विशेष महत्व के हैं, क्योंकि इनमें प्राचीन भारत की भू व्यवस्था और प्रशासन के बारे में उपयोगी सूचनाएं मिलती हैं। ये अभिलेख अधिकतर ताम्र पत्रों पर उकेरे गए हैं। इनमें भिक्षुओं, ब्राह्मणों, मंदिरों, विहारों, जागीरदारों और अधिकारियों को दिए गए गांवों, भूमियों और राजस्व के दानों का विवरण रहता है। ये विभिन्न भाषाओं में लिखे मिलते हैं, जैसे प्राकृत, संस्कृत, तमिल, तेलुगु आदि। साहित्यिक स्रोत। यद्यपि प्राचीन भारत के लोगों को लिपि का ज्ञान 2500 ईस्वी पूर्व में भी था, परंतु हमारी प्राचीनतम उपलब्ध पांडुलिपियां ईसा की 14वीं सदी के पहले की नहीं है, और यह भी मध्य एशिया से प्राप्त हुई। भारत में पांडुलिपियां भोजपत्रों और तालपत्रों पर लिखी मिलती है, परंतु मध्य एशिया में जहां भारत से प्राकृत भाषा फैल गई थी, ये पांडुलिपियां मेष चर्म तथा काष्ठ फलकों पर भी लिखी गई है। इन्हें हम भले ही अभिलेख कह दें, परंतु है ये एक प्रकार की पांडुलिपियां हैं। उन दिनों मुद्रण कला का आविष्कार नहीं हुआ था। इसलिए ये पांडुलिपियां मूल्यवान समझी जाती थी। वैसे तो समूचे भारत में संस्कृत की पुरानी पांडुलिपियां मिली है, परंतु इनमें से अधिकतर दक्षिण भारत, कश्मीर और नेपाल से प्राप्त हुई है। आजकल अधिकांश अभिलेख संग्रहालयों में और पांडुलिपियां पुस्तकालयों में संचित सुरक्षित है। अधिकांश प्राचीन ग्रंथ धार्मिक विषयों पर है। हिंदुओं के धार्मिक साहित्य में वेद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि आते हैं। यह साहित्य प्राचीन भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति पर काफी प्रकाश डालता है, किंतु देश और काल के संदर्भ में इसका उपयोग करना बड़ा ही कठिन है। ऋग्वेद को 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के लगभग का मान सकते हैं, लेकिन अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मणों, आरण्यकों और उपनिषदों को 1000 से 500 ईस्वी पूर्व के लगभग का माना जाएगा। प्रायः सभी वैदिक ग्रंथों में छेपक मिलता है, जो सामान्यतः आदि या अंत में रहता है। छेपक कहाँ पे रहता है? या तो आदि में या अंत में। यह वैदिक ग्रंथों में मिलता है। योग ग्रंथ के बीच में भी छेपक का पाया जाना कोई असाधारण बात नहीं है। ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की स्तुतियां हैं, परंतु बाद के वैदिक साहित्य में स्तुतियों के साथ साथ कर्मकांड, जादू टोना और पौराणिक आख्यान भी है। हाँ, उपनिषदों में हमें दार्शनिक चिंतन मिलते हैं। वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझ में आए, इसके लिए वेदांगों अर्थात वेद के अंगभूत शास्त्रों का अध्ययन आवश्यक था। वे वेदांग है: शिक्षा मीन्स उच्चारण विधि, दूसरा है कल्प, मीन्स कर्मकांड, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त मतलब भाषा विज्ञान, छंद और ज्योतिष। इनमें से प्रत्येक शास्त्र के चतुर्दिक प्रचुर साहित्य विकसित हुए हैं। वेदांग कौन कौन से थे? पहला था शिक्षा, जिसमें क्या पढ़ा जाता है? उच्चारण विधि। दूसरा था कल्प में क्या पढ़ा जाता था? कर्मकांड। तीसरा व्याकरण,
चौथा था निरुक्त, निरुक्त मतलब भाषा विज्ञान जिसमें पढ़ा जाता था। पांचवा हो गया छंद, और छठा हो गया ज्योतिष। यह साहित्य गद्य में नियम रूप में लिखा गया है। संक्षिप्त होने के कारण ये नियम सूत्र कहलाते हैं। सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण है पाणिनि का व्याकरण, जो 400 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया था। व्याकरण के नियमों का उदाहरण देने के क्रम में पाणिनि ने अपने समय के समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर अमूल्य प्रकाश डाला। महाभारत, रामायण और प्रमुख पुराणों का अंतिम रूप से संकलन 400 ईस्वी के आसपास हुआ प्रतीत होता है। इनमें महाभारत, जो व्यास की कृति माना जाता, संभवतः 10वीं सदी ईसा पूर्व से 4वीं सदी ईस्वी तक की स्थिति का आभास देता है। पहले इसमें केवल 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय था, जिसका अर्थ है विजयी संबंधी संग्रह ग्रंथ। बाद में यह बढ़कर 24,000 श्लोक का हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि इसमें प्राचीनतम वैदिक जन भरत के वंशजों की कथा था। अंततः इसमें 1 लाख श्लोक हो गए और तदनुसार यह सतसाहस्री संहिता या महाभारत कहलाने लगा। इसमें कथाएं हैं, वर्णन है और उपदेश भी है। इसकी मूल कथा, जो कौरवों और पांडवों के युद्ध की है, उत्तर वैदिक काल की हो सकती है। इसके विवरणात्मक अंश का उपयोग वेदोत्तर काल के संदर्भ में किया जा सकता है। और उपदेशात्मक अंश का सामान्यतः मौर्योत्तर काल और गुप्त काल के संदर्भ में। इसी प्रकार वाल्मीकि रामायण में मूलतः 6000 श्लोक थे, जो बढ़कर 12,000 श्लोक हो गए और अंततः 24,000 श्लोक हो गए। यद्यपि यह महाकाव्य महाभारत की अपेक्षा अधिक ठोस है, तथापि इसमें भी कुछ ऐसे उपदेशात्मक भाग हैं जो बाद में जोड़े गए हैं। इसकी रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी में शुरू हुई। तब से यह 5 अवस्थाओं से गुजर चुकी है और इसकी 5वीं अवस्था तो ईसा की 12वीं सदी में आई है। मिला जुला कर इसकी रचना महाभारत के बाद हुई प्रतीत होती है। वैदिक काल के बाद कर्मकांड साहित्य की भरमार मिलती है। राजाओं के द्वारा और 3 उच्च वर्णों के धनाढ़ पुरुषों द्वारा अनुष्ठेय सार्वजनीन यज्ञों के विधि विधान स्रोत सूत्रों में दिए गए हैं और इन्हीं में राज्याभिषेक के कई आडंबरपूर्ण अनुष्ठान भी वर्णित हैं। इसी तरह जात कर्म, जन्मानुष्ठान, नामकरण, उपनयन, विवाह, श्राद्ध आदि घरेलू या पारिवारिक अनुष्ठानों का विधि विधान ग्रह गृह सूत्रों में पाया जाता है। स्रोत सूत्र और गृह सूत्र दोनों ईसा पूर्व 600 से 300 के आसपास के हैं। यहाँ शुल्ब सूत्र भी उल्लेखनीय है, जिसमें यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विधान है। ज्यामिति और गणित का अध्ययन वहीं से प्रारंभ होता है। जैनों और बौद्धों के धार्मिक ग्रंथों में ऐतिहासिक व्यक्तियों और घटनाओं का उल्लेख मिलता है। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। यह भाषा मगध यानी दक्षिण बिहार में बोली जाती थी। इन ग्रंथों को अंततः संकलित तो किया श्रीलंका में ईसा पूर्व 2री सदी में, पर इनके धर्म शिक्षात्मक अंश बुद्ध के समय की स्थिति बताते हैं। इन ग्रंथों में हमें न केवल बुद्ध के जीवन के बारे में, बल्कि उनके समय के मगध, उत्तर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। बौद्धों के धार्मिकेतर साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण और रोचक है गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं। ऐसा विश्वास था कि गौतम के रूप में जन्म लेने से पहले बुद्ध 550 से भी अधिक पूर्व जन्मों में से गुजरे थे।
ऐसा विश्वास था कि गौतम के रूप में जन्म लेने से पहले बुद्ध 550 से भी अधिक पूर्व जन्मों से गुजरे थे और इनमें से कई जन्मों में उन्होंने पशु के जीवन पाए थे। पूर्व जन्मों की वे कथाएं जातक कहलाती है और प्रत्येक जातक कथा एक प्रकार की लोक कथा है। ये जातक ईसा पूर्व 5वीं सदी से दूसरी सदी ईस्वी सन तक की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर बहुमूल्य प्रकाश डालते हैं। प्रसंगवश ये कथाएं बुद्धकालीन राजनीतिक घटनाओं की भी जानकारी देती है। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। ईसा की छठी सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में इन्हें अंतिम रूप से संकलित किया गया था। फिर भी इन ग्रंथों में ऐसे अनेक अंश हैं जिनके आधार पर हमें महावीर कालीन बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायता मिलती है। जैन ग्रंथों में व्यापार और व्यापारियों के उल्लेख बार बार मिलते हैं। दोस्तों, हमारा वीडियो जो है वो आधा घंटा से ज़्यादा का हो चुका है। हम लोग इसका पार्ट 2 में इस कवर करेंगे। इसके आगे का जो बच गया है इस चैप्टर का, चैप्टर 3 का जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आप लोग अपना सपोर्ट बना के रखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर एक बार में समझ नहीं आता है तो वीडियो को प्लीज़ दोबारा देखिए। आप इसे सुन भी सकते हैं, सुनते सुनते हुए भी आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।